कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब समाप्त हो गया है, लेकिन बीजेपी के लाख कोशिश के बाद भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी नजर आ रही है। 13 मई को चुनाव का परिणाम आना है, लेकिन इससे पहले चुनाव के आखिरी हफ्ते में एक सवाल सब जगह उठने लगा है कि क्या जिस तरह से कई राज्यों में मोदी फैक्टर के दम पर बीजेपी जीत हासिल करती रही है, वैसे ही इस बार भी कर्नाटक में हो सकता है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक सवाल का जवाब और भी बताएंगे, जानेंगे कि क्या इस चुनाव में बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई वो कांग्रेस ने जीत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया वो कितना कारगर होगा। 5 थ्योरी 4 फॉर्मूले जो तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कर्नाटक। तो क्या है 5 थ्योरी और 4 फॉर्मूले, उसे भी आज समझते हैं। 38 साल का कर्नाटक का चुनावी इतिहास बताता है कि 2004 और 2018 में 2 मौके ऐसे आए हैं जब हंग असेंबली त्रिशंकु सरकार यानी कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2004 और 2018 के चुनाव के नतीजे के बाद अगर देखें तो 2004 में 1 साल 251 दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 1 साल 253 दिन जेडीएस के मुख्यमंत्री रहे और 7 दिन बीजेपी की सरकार रही। इसी तरह 2018 में जब जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो पहले बीजेपी की सरकार 6 दिन चली और फिर जेडीएस की 1 साल 64 दिन तक सरकार रही और फिर बीजेपी की सरकार करीब 3 साल 286 दिन के लिए चली रही। ऐसे में सवाल यह है कि कौन जीतेगा कर्नाटक। जब पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो सत्ता अस्थायी नहीं रहती है, लोकतंत्र में टूट फूट दल बदल के मौके मिलते हैं, जनता का भरोसा कमजोर होता है। इस बार क्या होगा यह समझने के लिए आपको 5 थ्योरी और 4 फॉर्मूले को समझना बेहद जरूरी होगा। तो ये थ्योरी और फॉर्मूले क्या हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी आपको बताते हैं। पहला थ्योरी है कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 144 सीटों पर सीधे टक्कर होती है। 2018 में बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी और सीधे टक्कर में 85 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 59 सीटों पर जीत मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अब की बार आमने सामने की टक्कर में कौन जीतेगा। क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस बेहतर कर पाएगी? थ्योरी नंबर 2, राज्य में कुल 224 सीटें हैं, इसमें से 29 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव में हर बार नया विजेता चुना है। क्या इस बार भी 29 सीटें तय करेंगी कि कर्नाटक में नया विजेता कौन होगा? और थ्योरी नंबर 3 कि कर्नाटक की 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले 3 चुनाव में पहले ए जीते, फिर बी जीती और फिर ए को जीत मिली है। ऐसे में 55 में से 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल बदलकर पार्टी जीतने वाले सीटों पर 13 मई को फैसला आएगा और पता चल सकेगा कि बीजेपी कांग्रेस कितनी सीटों पर कब्जा कर पाएगी। और थ्योरी नंबर 4 कि देश में पिछले 30 महीने में 17 राज्यों में चुनाव हुए और 13 राज्यों में सत्ता की वापसी हुई, सत्ता दल की वापसी हुई जिससे पहले सरकार रही हो। ये जिसकी सरकार वहां पर थी उसी की फिर से वापसी हुई। उन 13 में से 10 में बीजेपी या फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। इसके अलावा जिन 4 राज्यों में सत्ता का बदलाव हुआ उसमें इकलौता राज्य हिमाचल है जहां बीजेपी कुछ वोट शेयर की वजह से हार गई। तो क्या कर्नाटक में भी बीजेपी अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएगी या फिर कहानी कुछ और हो जाएगी? और थ्योरी नंबर 5 को अगर समझे तो कर्नाटक में क्या मोदी फैक्टर काम आएगा, यानी जरूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीत का प्रसाद भी कांग्रेस को मिले, वो भी तब जब चुनाव में बड़े से बड़े विरोध के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा होता है मोदी फैक्टर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मोदी फैक्टर है क्या? मोदी फैक्टर यानी कि वो वोटर जो नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी से जुड़ता है, वो वोटर जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा करके वोट देता है। इसका हिसाब अलग फैक्ट पोल में देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 20% वोट पाती है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 43.37% हो गया था। अब सवाल यह है कि कर्नाटक का किंग कौन और इसके 4 फॉर्मूले क्या है? अभी तक तो मैंने आपको थ्योरी बताए, अब 4 फॉर्मूले समझ लीजिए कि पहला फॉर्मूला है कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन वाले वादे की वजह से नरेंद्र मोदी ने भाषणों में बजरंग बली के नाम का जिक्र किया है।
दूसरा फार्मूला कि सर्जिकल स्ट्राइक, शहीद जवान और सेना वर्सेस काम, रोजगार और 40% कमीशन का मुद्दा। साल 2018 के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक, शहीद जवान और सेना जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ज्यादा हुआ करता था। ऐसा इस बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बजरंगबली और गाली सबसे ज्यादा बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में डबल इंजन सरकार के साथ कर्नाटक को नंबर 1 बनाने वाले बात पर भी जोर दिया। 5 साल के भीतर हो रहे दोनों चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी होने की वजह से भाषणों में कांग्रेस के खिलाफ वार में सबसे ज्यादा नाम आया है। तो वहीं कांग्रेस के काम, रोजगार और कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार बताकर बीजेपी पर वार कर रही है कांग्रेस का दावा है कि सरकार उनकी ही बन रही है, लेकिन फिलहाल जिस रणनीति के आधार पर ये करते हैं उसे आप भी समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। काम वर्सेज गाली, बजरंगबली वर्सेज बजरंग दल, ये क्या होगा ये परिणाम के बाद ही तय होगा। और तीसरा फार्मूला कि अल्पसंख्यक वोट के लिए बजरंग दल मुद्दा बनाया गया। औरंगाबाद में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अरे झूठ है, पुंगी है, हमेशा धोखा देते हैं, माइनॉरिटी को मैसेज देना चाहते हैं, बैन करेंगे बजरंग दल के मुद्दे को। इन्होंने बताया है कि बजरंग दल को कांग्रेस ने बताया कि अगर उसकी सरकार आती है तो बजरंग दल को और PFI को बैन कर दिया जाएगा। इस पे ओवैसी ने ये सवाल उठाया। 5 साल पहले बैन करते और फिर कहते हो कि आप इसे बैन नहीं करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है और असली हिंदू कौन होगा, ये लड़ाई है, ओवैसी का कहना है। दरअसल कर्नाटक में 2 सीट पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस तो अल्पसंख्यकों के वोट के लिए बजरंग दल पर बैन का वादा लेकर आई थी, जहां उसे पीछे हटना पड़ा। बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार किया है। बीजेपी का दावा था कि वो 120 सीट जीत सकती है। इस दावे के पीछे बीजेपी का प्लान बी बताया गया। क्या अपने प्लान बी से बीजेपी वाकई में कर्नाटक के इतिहास बना सकती है? कर्नाटक में जो 1985 के बाद भी कभी नहीं हो सका, नहीं बन सका। प्लान बी यानी कि बेलगामी, बालाकोट, बीदर, बेल्लारी और ग्रेटर बेंगलुरु शहरी बीजेपी की तरह इस बार पूर्ण बहुमत का लक्ष्य लेकर कांग्रेस भी चल रही है, जिसने अपनी रणनीति पर दावा किया है और थोड़ा पहले से ही अमल करना शुरू कर दिया था। सितंबर से ही कर्नाटक में कांग्रेस ने एक स्कीम चलाई थी, पे सीएम, और 40% सरकारा का कैंपेन भी चलाना शुरू कर दिया था। चुनाव से 3 महीने पहले ही प्रियंका गांधी और दूसरे बड़े नेता 5 गारंटी वाले वादे का ऐलान करके जनता तक पहुंचने लगे। लोकल वर्सेज बाहरी के मुद्दे को भी उठाने का कांग्रेस ने जोर दिया। नंदिनी बनाम अमूल दूध का मुद्दा भी इसी तरह उठाया। 20 दिन तक कांग्रेस के कई महासचिवों को कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाकर रखा गया ताकि कमियों को पहचाना जाए और उसे दूर किया जा सके। चौथा फार्मूला जाति और क्षेत्र के आधार पर बट रहे वोट का भी उठाया गया। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां जाति और क्षेत्र के आधार पर पार्टियों को लेकर वोटर बटे रहे हैं। यही वजह है कि पिछली बार ज्यादा वोट शेयर के बावजूद कांग्रेस के पास सीटें बीजेपी से कम रहीं। कर्नाटक में जाति का सियासी खेल अगर समझे कि किसकी कितनी जाति है, प्रतिशत सीटें हैं, तो लिंगायत का बीजेपी के पास 67 सीटें और कांग्रेस के पास 51 सीटें। वोकालिंगा में बीजेपी के पास 42 और कांग्रेस के पास 43 सीटें। ओबीसी बीजेपी 40 और कांग्रेस 40, बराबर की बात है। दलित के अगर वोट देखें तो बीजेपी ने 37 दिया, कांग्रेस ने 35 सीटें। आदिवासी बीजेपी ने 17 सीटें और कांग्रेस ने 16। लिंगायत की 14% जनसंख्या है और 76 सीटों पर प्रभाव है। वोकालिंगा की 11% जनसंख्या है और 54 सीटों पर प्रभाव है। कुरुबा की 7% जनसंख्या है और 3 सीटों पर इसका प्रभाव है। मुस्लिम की 13% जनसंख्या है और 13 सीटों पर इसका प्रभाव है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कहना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। अब 13 मई को नतीजा आना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है या फिर बीजेपी जीत पाती है, सरकार किसकी बनेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।